हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग ईवीएस पेडागोजी को पढ़ने वाले हैं। सीटेट पेपर फर्स्ट में जो है 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन से रहता है क्वेश्चन, तो 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें जो है 15 नंबर का पेडागोजी से रहता है, ईवीएस पेडागोजी से क्वेश्चन रहता है और 15 नंबर का कंटेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे पेडागोजी। पेडागोजी कहाँ से पूछा जाता है पेपर 1 में, वो भी हम लोग देखेंगे। पेडागोजी जो है क्लास 3, 4 और 5 का जो आमुख होता है वहाँ से पूछा जाता है, वो उसके लिए महत्वपूर्ण होता है पेडागोजी के लिए। तो चलिए आज हम लोग वही उसी को देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। आमुख राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 सुझाती है कि बच्चों के स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। यह सिद्धांत किताबी ज्ञान की उस विरासत के विपरीत है जिसके प्रभाववश हमारी व्यवस्था आज तक स्कूल और घर के बीच अंतराल बनाए हुए है। नई राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक के इस बुनियादी विचार पर अमल करने का प्रयास है। इस प्रयास में हर विषय को एक मजबूत दीवार से घेर देने और जानकारी को रटा देने की प्रवृत्ति का विरोध शामिल है। आशा है कि ये कदम हमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में वर्णित बाल केंद्रित व्यवस्था की दिशा में काफ़ी दूर तक ले जाएंगे। इस प्रयत्न की सफलता अब इस बात पर निर्भर है कि स्कूलों के प्राचार्य और अध्यापक बच्चों को कल्पनाशील गतिविधियों और सवालों की मदद से सीखने और सिखाने के दौरान अपने अनुभवों पर विचार करने का कितना अवसर देते हैं। हमें यह मानना होगा कि यदि जगह, समय और आज़ादी दी जाए तो बच्चे बड़ों द्वारा सौंपी गई सूचना सामग्री से जुड़कर और जूझकर नए ज्ञान का सृजन करते हैं। शिक्षा के विविध साधनों एवं स्रोतों की अनदेखी किए जाने का प्रमुख कारण पाठ्यपुस्तक को परीक्षा का एकमात्र आधार बनाने की प्रवृत्ति है। सृजन और पहल को विकसित करने के लिए जरूरी है कि हम बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में पूरा भागीदार बनाएं, उन्हें ज्ञान की निर्धारित खुराक का ग्राहक मानना छोड़ दें। ये उद्देश्य स्कूल की दैनिक जिंदगी और कार्यशैली में काफ़ी फेरबदल की मांग करते हैं। दैनिक समय सारणी में लचीलापन उतना ही जरूरी है जितना वार्षिक कैलेंडर में अमल में चुस्ती, जिससे शिक्षण के लिए नियत दिनों की संख्या हकीकत बन सके। शिक्षण और मूल्यांकन की विधियाँ भी इस बात को तय करेगी कि यह पाठ्यपुस्तक स्कूल में बच्चों के जीवन को मानसिक दबाव तथा बोरियत की जगह खुशी का अनुभव कराने में कितनी प्रभावी सिद्ध होती है। बोझ की समस्या से निपटने के लिए पाठ्यक्रम निर्माताओं ने विभिन्न चरणों में ज्ञान का पुनर्निर्धारण करते समय बच्चों के मनोविज्ञान व अध्यापन के लिए उपलब्ध समय का ध्यान रखने की पहले से अधिक सचेत कोशिश की है। इस कोशिश को और गहराने के यत्न में यह पाठ्यपुस्तक सोच, विचार और विस्मय, छोटे समूहों में बातचीत एवं बहस और हाथ से की जाने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देती है। 2 शब्द शिक्षकों एवं अभिभावकों से। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF यानी 2005 में कथित उद्देश्यों को एक राष्ट्रीय स्तर की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में प्रस्तुत करना लेखक मंडल के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। लेखक मंडल पाठ्यपुस्तक के विकास से जुड़े अपने अनुभव तथा मुद्दों को सबके साथ बांटना चाहेंगे। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं, भागों में नहीं, तथा इससे जुड़े किसी भी विषय को विज्ञान तथा सामाजिक अध्ययन के रूप में नहीं देखते हैं। अतः यह आवश्यक समझा गया है कि इस पुस्तक में बच्चों के परिवेश के प्राकृतिक और सामाजिक घटकों को समग्र रूप में प्रस्तुत किया गया है। पर्यावरण अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम भी अलग अलग विषयों से उप विषयों की सूची लेने की बजाय ऐसे उप विषय यानी थीम प्रस्तावित कर रहा है जो बच्चों के जीवन से बहुत करीब से जुड़े हो। पाठ्यपुस्तक में प्रयास है कि प्रत्येक उप विषय से जुड़े प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष बहुत सूक्ष्म रूप से उभरे ताकि बच्चे अपने विचार सोच समझकर बनाएं। राष्ट्रीय स्तर पर कक्षा के बहुसांस्कृतिक स्वरूप को प्रतिबिंबित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा। यह अवश्य समझा गया कि सभी बच्चों को महत्व मिले, उनका समाज, संस्कृति, रहन सहन आदि सभी महत्वपूर्ण है। पाठ्यपुस्तक लिखते समय मुख्य प्रश्न था कि हम किन बच्चों को संबोधित कर रहे हैं। क्या वे किसी बड़े शहर के, किसी बड़े विद्यालय के बच्चे हैं, या किसी झुग्गी झोपड़ी के किसी विद्यालय के, या किसी एक ग्रामीण स्कूल के, या फिर दूर दराज के किसी पहाड़ी इलाके के, या फिर स्कूल के। इतनी विविधताओं को पाठ्यपुस्तक में कैसे समाहित किया जाए। जेंडर, वर्ग, संस्कृति, धर्म, भाषा, भौगोलिक स्थिति आदि सभी को समाहित करना था। बच्चों को व्यक्तियों में होने वाली भिन्नताओं
प्रति संवेदनशील कैसे बनाया जाए। ये कुछ मुख्य मुद्दे थे जो पाठ्यपुस्तक में समाहित किए हैं तथा जिन्हें अध्यापकों को भी अपने तरीके से संभालना है। इस विषय से यानी पर्यावरण विषय से जुड़े मुद्दों पर बातचीत से पहले इस विषय का पाठ्यक्रम पढ़ें। इस विषय का नया पाठ्यक्रम 6 थीमों में बांटा गया है। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा तथा हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। पुस्तक में विषय वस्तु बाल केंद्रित रखी गई है जिसे बच्चों को स्वयं खोजकर पता करने का अवसर मिले। पाठ्यपुस्तक में यह प्रयास किया गया है कि रटने की प्रवृत्ति कम हो, अतः परिभाषाएं, वर्णन, अमूर्त प्रत्यय आदि को स्थान नहीं दिया गया है। पाठ्यपुस्तक में जानकारी देना बहुत ही सरल कार्य है। वास्तविक चुनौती है कि बच्चों को मौका दिया जाए जिससे वे अपने विचार प्रकट करें, उत्सुकता को बढ़ा सके, करके सीखे, प्रश्न करें तथा प्रयोग कर सके। बच्चे पाठ्यपुस्तक से खुशी खुशी जुड़े, इसके लिए पाठों का प्रस्तुतिकरण विविध तरीकों से किया गया है, जैसे किस्से, कहानियाँ, संवाद, कविताएं, पहेलियाँ, हंसखंड, नाटक, क्रियाकलाप आदि। बच्चों में कुछ बातों के प्रति संवेदनशीलता विकसित करने के लिए अक्सर किस्से कहानियों का इस्तेमाल महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि बच्चे कहानी के पात्र से अपने को आसानी से जोड़ सकते हैं। पुस्तक में प्रयुक्त भाषा भी औपचारिक नहीं है बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है। तो पुस्तक में जो भाषा प्रयुक्त है यानी उपयोग किया गया है वह औपचारिक नहीं है बल्कि बच्चों की बोलचाल की भाषा है, जिससे बच्चे जो है आसानी से पर्यावरण अध्ययन को समझ सके। ज्ञान सृजन के लिए बच्चों का क्रियाशील होना जरूरी है। पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। तो पर्यावरण अध्ययन की पढ़ाई को कक्षा की 4 दीवारी के बाहर से जोड़ा गया है। पाठ्यपुस्तक में क्रियाकलापों द्वारा बच्चों में अवलोकन क्षमता के लिए बाग बगीचे, तालाब के किनारे, प्रकृति भ्रमण पर ले जाने की जरूरत है। इससे उनमें अवलोकन के साथ साथ अन्य कौशलों का विकास भी होगा। पाठ्यपुस्तक में प्रयास किया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। तो पर्यावरण अध्ययन में यह प्रयास किया गया है कि बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ा जाए। यह ध्यान देने की बात है कि पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित क्रियाकलाप मात्र सुझावात्मक हैं। क्रियाओं व प्रश्नों को पाठों के अंत में न देकर उन्हें पाठ का हिस्सा बनाया गया है। अतः अध्यापकों को पुस्तक में दिए क्रियाकलापों और इस्तेमाल की गई सामग्री को स्थानीय परिवेश के अनुसार रूपांतरित करना है। पुस्तक में विविध प्रकार के क्रियाकलाप हैं जो बच्चों को अवलोकन, खोज, वर्गीकरण, प्रयोग, चित्र बनाना, बातचीत करना, अंतर ढूंढना, लिखना आदि सभी कौशलों को सीखने का मौका देंगे। पाठ्यपुस्तक में बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं जिन्हें बच्चे स्वयं अपने हाथों से करेंगे और उससे उनमें क्रियात्मक कौशलों का विकास होगा। बच्चों में सृजनात्मकता को उभारना, रचना करने का कौशल एवं सौंदर्यबोध का विकास होगा। क्रियाकलापों के बाद उस विषय पर चर्चा बच्चों को अपने अवलोकन के निष्कर्ष निकालने में सहायक होगी। साथ ही सही दिशा में चर्चा या सुझाव बच्चे में व्यक्तिगत रूप से सीखने में ज़्यादा मददगार हो सकते हैं। पुस्तक में इस बात की भी काफ़ी गुंजाइश है कि बच्चे ज्ञान के लिए शिक्षक और पाठ्यपुस्तक के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लें, जैसे परिवार के सदस्य, समुदाय के लोग, समाचार पत्र एवं पुस्तकें इत्यादि। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि पाठ्यपुस्तक ही मात्र सीखने का स्रोत नहीं है। बहुत समय पहले की जानकारी या इतिहास की झलक के लिए बच्चों को अपने बड़ों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इससे बच्चों के अभिभावकों और समाज का विद्यालय से जुड़ाव तो होगा ही, साथ ही योगदान भी बढ़ेगा। शिक्षक को भी बच्चों के परिवारों के बारे में जानने का मौका मिलेगा। चित्र इस आयु वर्ग के बच्चों की पुस्तकों का महत्वपूर्ण अंग होते हैं। तो जो 1 से 5 क्लास के बच्चे होते हैं उनके लिए चित्र जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लेखक दल ने ध्यान रखा है कि चित्र की प्रकृति लिखित बातों को प्रतिबिंबित करे। पुस्तक में विषय वस्तु को चित्रों की सहायता से बढ़ाना एवं प्रमुख आधार रखा गया है। चित्रों का इस्तेमाल इस तरह भी किया गया है कि वे लिखित कार्य के पूरक हो। चित्र बच्चों को खुशी तो प्रदान करे ही, साथ ही वे उनसे कुछ सीखे भी। पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में विभेद करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जिसकी सूची पुस्तक में सम्मिलित की गई है। अकेले पाठ्यपुस्तक में बच्चों को काम करने की विविध प्रकार के अवसर दिए गए हैं, जैसे छोटे समूह या बड़े समूह में काम करना। समूह में किए गए पारस्परिक क्रियाकलापों से बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं और इससे मिलकर कार्य करने की क्षमता बढ़ती है।
बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके आनंदित होते हैं। जब बच्चों की रचनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे बहुत खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। अतः उनकी प्रशंसा की जाए, रचनात्मकता को अनावश्यक रूप से नकारा न जाए। पाठ में प्रश्नों तथा क्रियाकलापों का उद्देश्य मात्र सूचना अथवा जानकारी को जांचना नहीं है, बल्कि बच्चों को अपने विचार प्रकट करने का अवसर देना चाहिए। इन प्रश्नों तथा क्रियाकलापों को करने के लिए उन्हें पूरा समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा अपनी गति से सीखता है। अध्यापक बच्चों की आवश्यकता, पढ़ाने का तरीका तथा स्थानीय स्थिति के अनुरूप अपने मूल्यांकन में तरीके स्वयं निर्धारित करें। बच्चों के कौशलों का मूल्यांकन उनके द्वारा की गई क्रियाओं कक्षा में अथवा कक्षा के बाहर के अनुरूप होना चाहिए। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, अतः विभिन्न परिस्थितियों जैसे अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, ड्राइंग अथवा चित्रकारी करना, में समूह चर्चा करना आदि के दौरान मूल्यांकन होना जरूरी है। इसलिए विभिन्न क्रियाकलाप एवं प्रश्न पाठ के अंदर ही दिए गए हैं, अंत में नहीं। उन्हें उसी क्रम में करवाना उचित होगा। पाठ्यपुस्तक के विकास में लेखक मंडल के सामने एक प्रमुख मुद्दा था कि समाज में पाई जाने वाली भिन्नताओं के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ाई जा सके, चाहे वे भिन्नता शारीरिक क्षमताओं, आर्थिक स्थिति तथा हमारे व्यवहार में अंतर के कारण हो। ये सब चीज़ें हमारे रहन सहन, पहनावे के तरीके तथा भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता आदि में परिलक्षित होती है। हमें हर बच्चे में यह समझ पैदा करवानी होगी कि किसी भी समाज में भिन्नता स्वाभाविक है। हमें इन भिन्नताओं की प्रशंसा तथा सम्मान करना सीखना है। अध्यापकों को इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा जिससे कि सामाजिक मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ संभाला जा सके, खासकर जब कक्षा में विशेष आवश्यकता समूह वाले या फिर परेशान माहौल से आने वाले बच्चे हो। लेखक मंडल ने न केवल बच्चों के बारे में सोचा है, अपनी अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो ज्ञान सृजन करते हैं और अपने अनुभवों को बढ़ाते हैं। अतः इस पाठ्यपुस्तक को सीखने सिखाने की सामग्री की तरह देखा गया, जिसके इर्द गिर्द शिक्षक अपनी पढ़ने पढ़ाने की क्रिया को संगठित करे ताकि बच्चों को सीखने के अवसर मिल सके। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन एक विषय के रूप में नहीं है, परंतु इससे जुड़े कौशल एवं शिकार को गणित एवं भाषा के माध्यम से जोड़ने की बात कही गई है। इसके लिए एनसीईआरटी द्वारा अध्यापकों के लिए एक पुस्तिका ईवीएस स्किल के नाम से प्रकाशित की गई है, जिसमें भाषा तथा गणित के ऐसे कई क्रियाकलाप दिए हैं। इनमें आपको पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को कक्षा 1 और 2 में समेकित करने में सहायता मिलेगी। कक्षा 3 में शिक्षण अधिगम की शुरुआत करने से पूर्व यदि आप इसे पढ़ेंगे तो इस विषय में आपकी समझ बढ़ेगी। तो कक्षा 3 में पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाने से पूर्व आप लोग ईवीएस स्किल्स को पढ़ेंगे तो ज़्यादा विषय को समझ पाएंगे। इस पुस्तक में दिए पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी बहुत ज्वलंत समस्याओं को डाला है। ये चाहे पेट्रोल ईंधन हो या पानी, चाहे जंगलों और जानवरों की सुरक्षा हो या प्रदूषण, इन सभी पर खुलकर बहस के भरपूर मौके हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठों में आम जिंदगी की वास्तविक घटनाओं, रोजमर्रा की समस्याओं और आज से जुड़ी कुछ ज्वलंत समस्याओं को डाला गया है। ये चाहे पेट्रोल ईंधन हो या पानी, चाहे जंगलों और जानवरों की सुरक्षा हो या प्रदूषण, इन सभी पर खुलकर बहस के भरपूर मौके हैं जिनसे बच्चे जूझे, इनके प्रति संवेदनशील हो और सही समझ बना सके। लेखक मंडल ने न केवल बच्चों के बारे में सोचा, अपितु अध्यापकों को भी ऐसे व्यक्ति के रूप में देखा है जो ज्ञान सृजन करते हैं और अपने अनुभवों को बढ़ाते हैं। अतः इस पाठ्यपुस्तक को शिक्षक भी अपने सीखने सिखाने की सामग्री माने। नए पाठ्यक्रम में इस विषय को 6 थीम में बांटा गया है। तो 6 थीम है: परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट थीम है परिवार एवं मित्र, तो इसकी 4 उप थीम है: आपसी संबंध, काम और खेल, और जानवर, और फोर्थ में पौधे। पाठ्यक्रम से हम क्या समझते हैं? किताब में दिए पाठों की सूची को ही अक्सर पाठ्यक्रम माना जाता है, पर वास्तव में पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम पर नजर डालें तो पाएंगे कि उसमें हर थीम की गहरी समझ बनाने की कोशिश है और थीमों के बीच अंतर संबंध भी दर्शाए गए हैं। हर थीम की शुरुआत सवालों से होती है जो बच्चों की भाषा में है। अब हम लोग देखेंगे मूल्यांकन के संकेत क्या थे। अवलोकन और रिपोर्ट करना, वर्णन सुनना, वर्णन सुनाना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना।
चर्चा करना, सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरों की राय पूछना। अभिव्यक्ति, चित्र द्वारा हाव भाव से। सृजनात्मकता, लेखन, हाथों से कुछ बनाकर। फिर व्याख्या में है तर्क देना, तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध जोड़ना। वर्गीकरण में है समूह बनाना, समानता और अंतर जानना, तुलना करना। प्रश्न करना में है जिज्ञासा व्यक्त करना, समालोचनात्मक चिंतन और अच्छे प्रश्न बनाना। और विश्लेषण में है पूर्व अनुमान, परिकल्पना करना, अंदाजा यानी, और फिर निष्कर्ष लगाना। प्रयोग करना में वस्तुओं का जुगाड़ प्रयोग करना। और न्याय और समानता के अंतर्गत है न्याय और समानता के प्रति सरोकार में है विविध, विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता। और सहभागिता में जिम्मेदारी लेना और पहल करना, साथ मिलकर काम करना सीखना। शिक्षक प्रत्येक बच्चे की बारीकी से टिप्पणी तैयार करें। प्रतिदिन 3 से 5 बच्चों का इन संकेतकों पर ब्यौरा रखें, जिसे बारीकी और करीबी से देखकर बच्चे भी की क्षमताएं जान सके और उन्हें बढ़ावा दे सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।